सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज के एक बिल्कुल बहुत न्यू सेशन में और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन में आपका वेलकम है। यू गाइस नो हमारी क्या चल रही है, हमारी वकाब की सीरीज चल रही है ना। पहले से हम वकाब को कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने क्या किया है, हमने वकाब के अपने 3 मेजर टॉपिक्स तो कंप्लीट कर लिए। सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। कंप्लीट तो नहीं, ये लगाइए कि हमने उनका बेसिक तो समझ लिया कि कहाँ पर कैसे रहते हैं। तो हम 1 वीक हर एक टॉपिक को डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा वीक रहेगा अब, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन ईडियम्स और फ्रेजेस जो लास्ट ईयर्स, कुछ पिछले ईयर्स से एसएससी जनरली पूछ रहा है। अब क्या रहता है कि ये जो टॉपिक्स है ना आपके पास ईडियम्स और फ्रेजेस के, तो ये जो टॉपिक्स है ना ये जो पोर्शन है ईडियम और फ्रेजेस का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद ना ये सबसे ज़्यादा इजी पार्ट है। अब जनरली क्या होता है, ईडियम्स और फ्रेजेस, ईडियम्स होती क्या है, कहावतें और मुहावरे, है ना। अब ये जो चीज़ें हैं, मुहावरे और कहावतें, ये एक्चुअली कैसे बनी है, ये ना रियल लाइफ इंसिडेंट्स को रिलेट करके बनी है। आप यहाँ पर हिंट्स तो लेते हैं ना, जो भी बात आप कहना चाहते हैं, आप कहाँ से हिंट्स लेते हैं, आप रियल लाइफ थिंग्स का ही तो रियल लाइफ थिंग्स से ही कुछ हिंट्स लेते हैं और उसके बाद ही उस बात को रिलेट करके किसी और से कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो स्टीलिंग समवन्स थंडर या स्टीलिंग हिज थंडर। ये भी क्या है, उसका थंडर उससे चुरा लेना। अब थंडर तो आपको पता ही है ना क्या होता है, तो थंडर उसका उससे चुरा लेना, दैट मीन्स क्या मीनिंग है यहाँ पर इसका, यहाँ पर ना उससे कोई, हम क्या कर रहे हैं, स्टीलिंग इज थंडर का मतलब क्या है, हमने उसको इंपॉर्टेंस दिया, उससे उसकी इंपॉर्टेंस छीन ली, है ना। जो उसका डेडिके मतलब जो उसको हमने कोई चीज़ प्रोवाइड करनी थी जिस पे उसका हक था, एक सेंस में हमने उससे वो चीज़ ले ली। तो स्टीलिंग इज थंडर का मतलब यही एक सेंस में बनेगा। तो क्या होता है, अब इन चीज़ों को करने के लिए ना, ईडियम्स और फ्रेजेस को करने के लिए आपको करना क्या है, जो आपके पास ईडियम्स या फ्रेजेस मिलेंगे ना, उनको प्रैक्टिकली अपने माइंड में सोचिए। ऐसी अप्रोच मैं रखता हूँ कि अपने माइंड के अंदर उसको प्रैक्टिकली सोचो, क्या वो चीज़ क्या मीनिंग बताना चाहती है। अगर मैं उसको रियलिटी में अप्लाई करता हूँ, लिटरल मीनिंग समझता हूँ, तो उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या कहना चाहता है, वहां से हमें ना हिंट्स मिलेंगे। और कुछ केसेस में ऐसा होगा कि हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन से भी हमें हेल्प मिलेगी। तो याद रखना, ईडियम्स और फ्रेजेस का सबसे पहली बात, इनका एग्जैक्ट वो मीनिंग ना, बहुत रेयर सिचुएशंस होती है जिसमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग वही निकलता है जो वो ईडीएम या फ्रेज आपके पास गिवन हो। तो याद रखना, उसका हिडन मीनिंग होगा हमेशा, वो मीनिंग नहीं होगा जो वो कहना चाहता है। समझ गए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। अगर आप कुछ और सेशन कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिले तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसको ज्वाइन कर लो, नीचे आपके पास उसका लिंक आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे पास। अब जो हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसमें क्या बोला गया हमें, ये जो क्वेश्चन है ना सीजीएल की फर्स्ट सेटिंग में 2011 में पूछा गया था। क्या है यहाँ पर आपके पास, वही ईडीएम और फ्रेज गिवन होगा, आपको उसका बेस्ट मीनिंग बताने की क्या होगा। देखो, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर मीनिंग बताना है, एक बोल्ट ब्लू से। बोल्ट क्या होता है, वही थंडर बोल्ट होगा, है ना। थंडर बोल्ट, या अब इसको बिजली भी कहते हैं, या बोल्ट और क्या हो सकता है, एक नट बोल्ट वाला बोल्ट भी हो सकता है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है। अब यहाँ पे सपोज करो, अगर मैं इस ब्लू को पिक करूँ, मैं इस ब्लू को बोलता हूँ स्काई, ठीक है। ब्लू स्काई है, ब्लू स्काई का मीनिंग क्या है, मतलब क्लियर है, एटमॉस्फेयर, है ना। स्काई क्लियर है, वहां पर कोई क्लाउड नहीं है। जब कोई क्लाउड नहीं है और तब भी वहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए, एक थंडरबोल्ट गिरे, तो उसका मीनिंग क्या है। क्या वो एक डिलेड इवेंट है, क्या वो इनएक्सप्लिकेबल इवेंट है, क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, या वो अनप्लीजेंट इवेंट है। सोचिए कि मेरे पास क्लियर स्काई है, क्लियर स्काई से भी लाइटनिंग हो रही है। अगर मैं इस चीज को क्या करूं, मैं एक ऐसा सोचूं, एक ऐसा इवेंट सोचूं कि अगर प्रैक्टिकली ये बात है, स्काई क्लियर है, फिर भी वहां पर थंडर हो गया, तो क्या चीज, क्या वो चीज डिलेड थी, क्या वो रुकी हुई थी, या वो एक ऐसी इनएक्सप्लिकेबल चीज थी। आपको पता ही होगा इनएक्सप्लिकेबल का मीनिंग क्या है, एक ऐसी चीज जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। एक ऐसी चीज जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इनएक्सप्लिकेबल इवेंट होगा या इनएक्सप्लिकेबल चीज होगी। तो क्लियर स्काई से थंडरबोल्ट का गिरना इनएक्सप्लिकेबल है या अनएक्सपेक्टेड है, आप बताइए। ऑब्वियसली अगर स्काई क्लियर है, वहां पर रेनफॉल या थंडर होने का चांस ही नहीं है, तो वो क्या चीज हो जाएगी, वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया है ना। तो
यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी और आपको आइडिया लगेगा कि वहाँ पर मीनिंग क्या। अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। इसी पर बेस्ड ना मेरे पास एक और केस है, एक और ईडियम बनता है। देखो वो क्या होता है, वो होता है वंस इन अ ब्लू मून। इसका क्या मीनिंग है, वंस इन अ ब्लू मून? वंस इन अ ब्लू मून मतलब एक ऐसा इवेंट जो ब्लू मून में होता है। मैं इसको प्रैक्टिकली सोचूं, क्या आपने ब्लू मून देखा है? ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन बनेगी, एक ऐसा केस जो काफ़ी रेयर इवेंट है, जो आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलता। ब्लू मून यूजुअली देखने को नहीं मिलता। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या है, एक ऐसा इवेंट जो काफ़ी रेयर है, वो एक्चुअली होता नहीं है, उसको बहुत रेयर कंडीशन में है, वो कभी कभी होता है। एक्चुअली वो कभी होता ही नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस है उस चीज़ के होने के। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था। तो ये इससे समवट रिलेट कर रहा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। चलिए अब सेकंड में देखते हैं हमारे पास सेकंड में क्या अवेलेबल है। कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट, क्या वो एब्सर्डिटी है, क्या वो डिसेप्शन है, क्या वो स्लाइट सेटिस्फेक्शन है, क्या वो फुलिश प्रपोजल है? आप बताइए क्या होगा कोल्ड कंफर्ट। देखिए अब यहाँ पर मैं कंफर्ट की बात करूँ, आप किसी चीज़ से कंफर्टेबल जब होंगे, तो कंफर्टेबल का मीनिंग क्या है, वो आरामदेह है ना। और जनरली क्या होता है, जब कोई चीज़ वार्म है, वो चीज़ आपको कंफर्ट देगी, है ना। जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, सपोज करो आप ब्लैंकेट्स में बैठे हो, तो आप कंफर्टेबल हो, वो चीज़ वार्म है, तो वो क्या है, वो आपके फेवर में है ना। वो आपको खुश करेगी, आपको हैप्पी रखेगी, आपको अच्छा फील करवाएगी। अब क्या होता है, कोल्ड कंफर्ट में क्या होगा? कोल्ड कंफर्ट एक ऐसी चीज जो आपको कंफर्ट तो दे रही है, पर वो ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं कर रही, मतलब उससे आपको ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। ये है कि कुछ ना होने से कुछ अच्छे होने वाली सिचुएशन है। मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसकी अमाउंट ज्यादा नहीं है आपको हैप्पी करने के लिए, पर जितना वो है ना, वो अभी के लिए आप काम चला सकते हैं उससे। तो आप बताइए उसके लिए क्या मीनिंग करेंगे आप? क्या आप एब्सर्डिटी एब्सर्डिटी रखेंगे? एब्सर्डिटी क्या होता है, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल बिजार है, मतलब जो बिल्कुल वेस्ट है ना, जो बिल्कुल अजीबोगरीब है, वियर्ड है। डिसेप्शन, किसी को धोखा देना। स्लाइट सेटिस्फैक्शन या फुलिश प्रपोजल। तो आप बताइए क्या वो एब्सर्डिटी होगी? नहीं, उससे हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, पर इतना सफिशियंट नहीं है। डिसेप्शन, हम किसी को धोखा तो दे ही नहीं रहे। फुलिश प्रपोजल, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। तो आंसर क्या आएगा? स्लाइट सेटिस्फैक्शन, जिसमें आपको सीखने को थोड़ा सा मिले, मतलब ज़्यादा नहीं, पर इतना मिल रहा है कि वो आपके लिए है, बट ज़्यादा हैप्पी नहीं है, पर सिचुएशन अभी भी खराब है। मतलब होल इन होल पूरी सिचुएशन तो खराब है, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसके अंदर। तो वो क्या है, वो एक कोल्ड कंफर्ट है। आप वो चीज़ चाहते नहीं है, बट आपको मिल रहा है और आप उसके साथ कुछ और कर नहीं सकते, तो आप उसके साथ अपनी पीस कर रहे हो, मेक पीस विद। मतलब उसके साथ आप अपनी सहमति बना रहे हो, आप समझ रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, तो जो चीज़ हमें मिल रही है यही सफिशियंट है, इसके आगे हमें और कुछ नहीं ढूंढना। अंडरस्टूड। बहुत इजी था। चलिए आगे देखें हमारे पास थर्ड में क्या। ईडियम्स ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इसमें बहुत मजा आता है, सोच समझ के करिए इसको। आगे देखिए क्या है हमारे पास। टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी मतलब हर टाइम कंप्लीटली सी पर रहना। अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, एक ओपन सी है, आप उसके अंदर अपनी बोट पर हो। अब ओपन सी का मतलब क्या है? ओपन सी का तो मतलब ये है ना कि दूर दूर तक कोई लैंड नहीं है ना। आप हर टाइम सी पर हो, दैट मीन्स क्या है, आप लैंड पर कभी भी डॉक नहीं कर सकते, है ना। पोर्ट पर नहीं आ सकते, आप लैंड पर अपनी शिप को रोक नहीं सकते। दैट मीन्स आपको कोई स्टेबल ग्राउंड नहीं मिल रहा, है ना। आपको कोई स्टेबल ग्राउंड नहीं मिल रहा। स्टेबल ग्राउंड नहीं है, दैट मीन्स आप कैसे हो, अभी वाटर्स में हो ना, इन वाटर्स या इन डीप वाटर्स। उसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर एक और भी हमारे पास इडियम बन जाता है, डीप वाटर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जब आप ना कोई एक सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो दैट मीन्स आपको यहाँ से हिंट मिल ही चुका होगा कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। जब आप हमेशा सी पर हो, दैट मीन्स आपके पास एक स्टेबल ग्राउंड नहीं मिल रहा, आप हमेशा सी पर हो, ओशन में हो, सी में हो, तो दैट मीन्स मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग यही हुआ ना कि आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी तब होगी होगी ना जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट डिसीजंस ले पाओगे। अब इसको ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते थे। एक फैमिली वॉयज। वॉयज का मीनिंग क्या होता है? एक जर्नी जिसमें जनरली हम वाटर पे जर्नी करते हैं, जब ओशन में या सी पर जर्नी जो होती है वो वॉयज होता है।
नहीं, लिटरल मीनिंग तो वैसे ही नहीं होगा। इन द मिडल ऑफ द ओशन, यहाँ पर जो बात है वही यहाँ पर है, लिटरल मीनिंग तो है ही नहीं। स्ट्रिंग्स ऑफ आइलैंड, अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड, वैसी बात नहीं हो रही क्योंकि हम तो सी पर हैं, आइलैंड की तो बात ही नहीं है, तो स्टेबल ग्राउंड है ही नहीं। आंसर क्या बनेगा? लॉस्ट एंड कंफ्यूज। बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं था सोचने का। चलिए आगे देखिए हमारे पास अब फोर्थ में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ देखिए क्या है हमारे पास। टू टेक टू वंस हील, टू टेक टू वंस हील्स। बात आई हील्स की, हील्स आपको पता ही होगा, एड़ी होता है, ये पैर की एड़ी होता है ना, तो हील्स उसको कहते हैं। तो बताइए टू टेक टू वंस हील्स मतलब एक पर्सन जब अपनी एड़ी पर आ जाए, दैट मीन्स वो कर क्या रहा है? टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड, टू हॉप एंड जंप। आप बताइए क्या होगा? हॉप एंड जंप का मतलब क्या है? जैसे अब रैबिट हॉप करते हैं ना, बनी हॉप होती है, वो हॉप कर करके चलता है, हॉप एंड जंप बात सेम ही है। तो आप बताइए क्या होगा अगर कोई पर्सन अपनी हील्स पर है, दैट मीन्स वो क्या करने वाला है? क्या वो आराम से चलने वाला है, क्या वो भागने वाला है, क्या वो सिंपली मार्च करने वाला है, या वो हॉप पर है? अब देखिए मतलब वो जंप कर रहा है। तो आप बताइए जब बात होती है किसी के हील्स पर आना, दैट मीन्स वहां पर क्या है? वो किसी चीज के लिए रेडी हो रहा है ना। अगर मैं आगे, अब जैसे टोज और हील्स का पार्ट होता है ना, जब हील्स की बात है, अब मैराथन में या सपोज करो स्प्रिंट हो रहा है, तो क्या होता है? एक पर्सन जब अपनी मतलब जो मैराथन जो स्प्रिंटर होता है वो पोजीशंस लेता है, तो वो क्या करता है इस टाइप के स्ट्रक्चर पे ना अपने फीट को अलाइन करता है। उसकी हील्स यहाँ पर लगी होती हैं, एड़ी लगी होती है ना। और जैसे ही सायरन मतलब जो गन फायर होता है वो एकदम से भागता है, तो इस पोजीशन में क्या है? हील्स पर है ना अपनी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? वो भागने वाला है, तो आंसर क्या बनेगा? टू रन अवे। टू मार्च फॉरवर्ड कोई सेंस नहीं, टू वॉक स्लोली कोई सेंस नहीं, टू हॉप एंड जंप तो वैसे ही सेंस नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? टू रन अवे। और इसका मीनिंग भी यही होता है कि टू टेक टू वंस हील का मीनिंग है कि एकदम से वहां से भाग जाना। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बहुत सिंपल सा था। चलो आगे देखें हमारे पास फिफ्थ में क्या। टू बाइट द डस्ट। ये बहुत अच्छा है, टू बाइट द डस्ट, जनरली इसको हम यूज करते हैं ये ना। अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, अगर बाइट द डस्ट का मीनिंग है, सपोज करो आपने क्या किया, आपने कुछ ईटेबल थिंग को ना काफी टाइम तक ओपन में रख दिया, काफी टाइम तक आपने ओपन में रख दिया और उसके ऊपर डस्ट इकट्ठा हो गई। इसको प्रैक्टिकली सोचो, कोई ज्यादा इसमें रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रैक्टिकली सोचो। अब उसके बाद अगर आप उस थिंग को खाओगे तो वो चीज कैसी है? वो खराब नहीं है, वो स्पॉइल्ड है या वो डिस्ट्रॉयड है। तो उसको खाने से आपको कुछ हासिल होगा? नहीं, इलनेस होगी ना। तो एक ऐसी चीज मतलब डस्ट को खाना मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है अटर डिफीट। एकदम से आपको डिफीट मिल जाए, आप डिस्ट्रॉय हो जाए, आपकी हार हो जाए, जो बिल्कुल बहुत दर्दनाक हार होती है ना, उसको बोलते हैं टू बाइट द डस्ट। तो ईट वराकियसली नहीं होगा, अच्छे से खाना बिल्कुल नहीं, हैव नथिंग टू ईट बिल्कुल नहीं, ईट रूट्स बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। और जो कि होगा क्या? अटर डिफीट। मतलब एक पर्सन डस्ट को बाइट तब करेगा। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रैक्टिकली सोचो। स्प्रिंट हो रही है बट एक पर्सन का पैर फिसल जाता है, तो वो क्या होगा? गिरेगा, अर्थ पर गिरेगा, लैंड करेगा ग्राउंड पर, तो क्या होगा? धूल मिट्टी यहाँ पर भी है और वो गिर गया, तो हुआ क्या? इसको ऐसे भी सोच लो, गिरेगा तो क्या होगा? कुछ पार्टिकल डस्ट का उसके माउथ में भी जाएगा ना। पर वो गिर गया और उसके बाद कोई और, उससे पहले जो पर्सन था वो फर्स्ट आ गया, तो उसकी क्या हो गई? डिफीट ही हो गई ना वहां पर। तो एक सेंस में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। बट टू बाइट द डस्ट का मीनिंग जो होता है वो सिर्फ यही है कि जब आपकी डिफीट हो जाए, आपकी हार हो जाए, आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाओ, तो उस सेंस में क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन, मतलब नन ऑफ दी अबव। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे पास नेक्स्ट सिक्स भी, देखिए उसमें क्या पूछा गया है। ये जो है सीजीएल की सेकंड सेटिंग में अ डैम्प स्क्विब। तो सोचिए क्या होगा अ डैम्प स्क्विब। अब यहाँ पर क्या होता है आपके पास ऑप्शंस हैं, रेनी वेदर, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ स्कर्ट इन ए लॉन्ड्री, नन ऑफ दी अबव। देखिए डैम्प का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। डैम्प का मतलब होता है वेट, कोई ऐसी चीज जो गीली है, ठीक है। अब रेनी वेदर, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, या स्कर्ट इन ए लॉन्ड्री, या नन ऑफ दीज। अब देखो डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होगा? डैम्प स्क्विब का मतलब होता है जब आप कैसे हो, आप ना अनहैप्पी हो, आप सैड हो, मतलब एक ऐसी चीज जिससे आपको रिजल्ट उसका आपको आपके फेवर में नहीं मिला। मतलब एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई एक ऐसा रिजल्ट जो अपीलिंग नहीं है आपको, आपको उसको देख के दुख लग रहा है,
तो वो क्या, वो एक डैम्प स्क्विब होगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। रेनी वेदर लिटरल मीनिंग होगा नहीं, स्क्वर्ट इन लॉन्ड्री कोई सेंस ही नहीं है, और हमें रिजल्ट मिल रहा था। अगर ये भी ना होता फिर हम डी ऑप्शन के साथ जाते। बट यहाँ पर डैम्प स्क्विब का मतलब अगर मैं ऐसे समझूँ, डैम्प का मतलब गीला होता है। गीले से मैं किसको राइम कर सकता हूँ, गीले से मैं टीयर्स को राइम कर सकता हूँ, मतलब टीयर्स को समझ सकता हूँ, सिनोनिमस रख सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर टीयर्स की बात हो रही है, टीयर्स कब होंगे, या तो हैप्पीनेस के या जॉय के, बट जनरली टीयर्स जब आते हैं वो कौन से होते हैं, वो सैडनेस, सैडनेस की होते हैं ना। तो इस केस में इसका मीनिंग क्या होगा, एक ऐसा रिजल्ट जो एक टोटल डिसअपॉइंटमेंट है आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। बहुत ईजी सा था, आई होप आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे देखिए हमारे पास सेवेंथ में क्या। मुझे कमेंट्स करके अपने आंसर्स बताते रहो, मैं आपके कमेंट्स भी देखूंगा जब ये वीडियो लाइव होगी, तो मैं आपके कमेंट्स देख देख के आपको आंसर्स भी किया करूँगा साथ में। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कैसा लग रहा है। तो आपके पास है इन कोल्ड ब्लड, ये तो कॉमन सा है, ये तो आपने सुना भी होगा, जनरली बहुत बार यूज होता है जब कोई एक ऐसा क्राइम हो। कह देते हैं ना, द क्रिमिनल किल्ड अ मैन इन कोल्ड ब्लड। तो यहाँ पे क्रिमिनल की जगह सपोज करो कोई भी लगा लो, मर्डरर लगा लो, द मर्डरर किल्ड अ मैन इन ए कोल्ड ब्लड। तो इसका मीनिंग क्या है, कोल्ड ब्लड का मीनिंग क्या है, ठंडा खून। ठंडा खून का मतलब क्या है, जब आपको ज्यादा कुछ फील ना हो, है ना। कोल्ड ब्लड का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसमें आप इमोशनलेस हो, आपको आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसी चीज है जो क्या है, जो ना प्री मेडिटेटेड है, बिल्कुल गुस्से में है, वो एंग्रीली प्री मेडिटेटेड थिंग है। मतलब एक ऐसी चीज जो ना काफी सोच समझ के गुस्से में की जाए ना, जिसमें आपको पता है कि ये क्या होने वाला है, और आप इमोशनलेस हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इतने गुस्से में हो कि आप वो काम करोगे ही करोगे। तो उस केस में क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन एंग्रीली, है ना। यहाँ पे आप वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी ले सकते हो। कोल्ड ब्लडेड हो गए इसमें, आप उनमें क्या होता है, एंग्रीली भी जब वो अटैक करते थे, एक सेंस में वैसा भी समझ सकते हैं, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, एंग्रीली। बाकी के मीनिंग्स देख लो, डेलिबरेटली जानबूझकर नहीं, एक्साइटेडली नहीं, स्लोली नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, एंग्रीली। बहुत अच्छा और बहुत ईजी आपके पास ये ईडियम गिवन था, आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता होगा। सॉरी, फ्रेज आपको गिवन था, इसका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था। चलिए आगे देखिए हमारे पास एट्थ में क्या अवेलेबल है। टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू टेक समवन फॉर ए राइड, इसका मीनिंग क्या है। अब देखो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, टू गिव ए राइड टू समवन, टू डिसीव समवन, टू बी इनडिफरेंट, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, टू टेक समवन फॉर ए राइड। अब सपोज करो यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली आपको मीनिंग बताऊं, किसी को राइड पर लेके जाना, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर वो सपोज करो आपको अलाउ नहीं कर रहा, फिर भी उसको अपने साथ राइड पर लेके जा रहे हो, तो आप कैसे लेके जाओगे, उसको बहला फुसला के ना, उसको ट्रैक करके, परसुएड करके, है ना, अट्रैक्ट करके। तो आप उसको कैसे लेके जाओगे, बहला फुसला के, परसुएड करके, अट्रैक्ट करके। तो टू टेक समवन फॉर ए राइड का मीनिंग क्या होता है, किसी पर्सन को ना धोखा देना, ट्रिक करना, डिसीव करना, मतलब उसको बेवकूफ बनाना जिससे कि आप अपना काम निकलवा सको। तो टेक समवन फॉर ए राइड, आपको इसका मीनिंग समझ ही आ गया होगा। आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। अब ऑप्शंस के थ्रू समझ लेते हैं, अगर ये हमें ना पता होता तो भी हम क्या करते हैं, देखो, टू गिव राइट टू ए समवन, लिटरल मीनिंग तो वैसे ही नहीं होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, बात आई आगे। टू बी इनडिफरेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पर तो मीनिंग ये है कि आप किसी को राइड पर लेके जा रहे हो तो आपको फर्क तो पड़ रहा है ना। आप उसको राइड ऑफर कर रहे हो, उसको राइड पर लेके जा रहे हो, घुमाने लेके जा रहे हो, तो इनडिफरेंट तो आप हो गए नहीं, मतलब आप इमोशनलेस तो हो गए नहीं, आपको फर्क तो पड़ेगा, ऑब्वियसली ये नहीं होगा। तो डिस्क्लोज अ सीक्रेट, वो वाली सेंस भी नहीं है क्योंकि हम तो राइड पर लेके जा रहे हैं, कोई ऐसी मीनिंग ही नहीं बन रहा कि जिसमें हम एक सीक्रेट को रिवील कर पाए। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अगर मुझे ऑप्शंस की हेल्प लेनी होती, हाँ मैं इन दोनों में स्ट्रगल करता, पर फिर भी मैं इस चीज को समझता। तो डिसीव समवन, टू टेक समवन फॉर ए राइड का मीनिंग क्या है, किसी को एंजॉयमेंट के लिए लेना, मतलब किसी को धोखा देना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा मीनिंग था इसका। चलिए नाइन्थ में देखें हमारे पास क्या अवेलेबल है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, किस किस को मूव करना है आपने, हेवन को भी और अर्थ को भी। तो इसका क्या मीनिंग होगा, टू कॉज एन अर्थक्वेक, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू प्रे टू गॉड, टू ट्रेवल इन अ रॉकेट। बताइए क्या होगा, बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग बिना भी अगर मैं ऑप्शंस की भी बात करूँ, तो कॉज एन अर्थक्वेक, क्या हम अर्थक्वेक कॉज कर सकते हैं, मैन में डिजास्टर है, मैन में डिजास्टर भी हो सकता है, वो नेचुरल कैलेमिटी भी है,
पर अर्थ को एक मैन मेड एक्टिविटी से भी कॉज होता है। तो क्या इसका मीनिंग ये होगा हम तो हेवन और अर्थ को मूव कर रहे हैं, अर्थ को तो सिर्फ अर्थ पर आता है, तो हेवन का क्या लॉजिक हुआ यहाँ पर? नहीं होगा, है ना। तो कॉज एन अर्थ को एक नहीं होगा। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर वो चीज ट्राई करना जो पॉसिबल है। सोच सकते हैं टू प्रे टू गॉड, हम तो हेवन और अर्थ मूव करने की बात कर रहे हैं, प्रे की तो बात ही नहीं कर रहे, तो ये तो होगा नहीं। टू ट्रेवल इन ए रॉकेट, कोई सेंस ही नहीं है, हम तो मूव कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर मुझे मीनिंग भी ना पता होता मैं तब भी ऑप्शंस की हेल्प लेके थोड़ा बहुत मीनिंग तो फाइंड आउट कर लेता और करेक्ट आंसर क्या बनाता? टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। अब इसको लिटरली समझो, अर्थ, क्या हम इजीली अर्थ को मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हेवन तो वैसे भी हमारे माइंड के अंदर एक थॉट है, हमें नहीं पता हेवन एक्चुअली दिखता कैसे, बट यहाँ पे फिर भी क्या है, हेवन को भी हम, ये कॉन्क्रीट नाउन बनेगा। हेवन हम अपने माइंड में सोच रहे हैं कि ऐसी चीज़ें को हम रियल कंसीडर करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हेवन वैसे ही हो जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं, है ना। इवन हो भी या ना हो, तो इन दोनों चीज़ों को मूव करना, अकेले अर्थ को ही मूव करना एक इम्पॉसिबल चीज़ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे किसी चीज़ को मूव करने के लिए। आप अर्थ भी छोड़ दो, अगर आप किसी का डिसीजन चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? अपने घर पे एग्जाम्पल ले लो, पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया किसी काम के लिए, पर आप फिर भी ट्राई कर दो कि वो आपकी बेनिफिट में आपको कुछ ना कुछ अलाउ कर दें, तो आप क्या करोगे? बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे ना, फ्लैटर करोगे उनको, इम्प्रेस करोगे कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उनकी मन मुताबिक काम करोगे, उनकी मर्जी से हर चीज़ करोगे, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से अपने डिसीजन से पलट जाए। तो वो चीज़ क्या है, वहां पर आप क्या कर रहे हो? हर पॉसिबल चीज़ अप्लाई कर रहे हो ना। उसी सेंस में यहाँ पर आ जाओ, जब हेवन और अर्थ की बात होगी, जब इन चीज़ों को मूव करना है, तो कहने का मतलब क्या है कि जितने आपके पास ऑप्शंस हैं आप सभी ऑप्शंस को ट्राई करो। इसके लिए ना मैं एक और भी चीज़ कर सकता हूँ, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मीनिंग भी क्या होता है? एक ऐसा टास्क जो काफ़ी मेजर है, जिसको करना पॉसिबल नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगेंगे। तो एक सेंस में वही है, टू मूव हेवन एंड अर्थ एक हरक्यूलियन टास्क है। इसका मीनिंग क्या होगा कि हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करें, जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं सबको ट्राई करें, ताकि हम किसी ना किसी तरीके से अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएँ। तो वही केस बनेगा हमारे पास, टू मूव हेवन और अर्थ का। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, आपको इसमें कोई डाउट नहीं था, बहुत सिंपल सा है ये। चलिए आगे देखें हमारे पास क्या है। मुझे कमेंट्स करके बताते हो आपका फर्स्ट 10 में ऑलमोस्ट 10 होने वाले हैं, कितने करेक्ट थे। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल फाउल, टू सी अ रैट, चेज अ रैट, टू बी सस्पिशियस। अब बताइए आप टू स्मेल अ रैट से क्या समझते हैं? टू स्मेल फाउल, कोई बुरी चीज को स्मेल करना, टू सी अ रैट, रैट को देखना, चेज अ रैट, रैट का पीछा करना, या टू बी सस्पिशियस। अगर मैं इसका मीनिंग अभी ना बताऊँ, मैं फिर भी आपको चाहूँ कि आप ऑप्शन से ट्राई करो, तो देखो यहाँ पर बात हो रही है रैट को स्मेल करने की, देखने की बात नहीं हो रही, पीछा करने की बात नहीं हो रही, तो दो ऑप्शन तो वैसी साइड कर दो, ये तो होंगे ही नहीं। ठीक, हमने क्या किया, हमने ईडीएम की हेल्प से ही दो ऑप्शन तो साइड कर लिए। अब बात आई 50-50 की कि हम क्या करेंगे। तब देखो, अगर मैं एक डेड रैट की बात करूँ या एक डेड माउस की भी बात करूँ, तो देखिए जब घर के अंदर एक मरा हुआ चूहा होता है तो उसकी स्मेल आती है ना बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत स्मेल आती है। तो आप ना गेस कर लेते हो कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रखा है, मतलब कहीं ना कहीं तो एक डेड रैट है। मतलब आपको वहां पर लिटरली, तो अगर मैं मीनिंग बताना चाहूँ, मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताना चाहूँ, तो वहां पर ये है कि आपको बुरी स्मेल आती है, आप गेस कर लेते हो कि वहां पर एक रैट की डेथ हो रखी है, मतलब एक रैट मरा हुआ है। ठीक है, एक सेंस में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका तो एग्जैक्ट मीनिंग है कि आपको एक बुरी स्मेल आ रही है, वो नहीं, ये तो होगा नहीं। बात क्या होगी कि आप सस्पिशियस हो ना कि वहां पर कोई रैट की डेथ है, आप श्योर नहीं हो भी सकता है कि वो डेथ, वो स्मेल जो है वैसे किसी और चीज़ की हो। बट जब आप सस्पिशियस हो, आप गेस कर रहे हो कि हाँ वहां पर कोई ना कोई चीज़ बुरी है, मतलब एक चूहा मरा हुआ है, तो उस केस में क्या आप सस्पिशियस हो ना। श्योरिटी तो आपको तब होगी ना जब आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर लोगे। जब तक आपने फाइंड आउट नहीं किया तब तक क्या है, तब तक आप सस्पिशियस हो, आप डाउट में हो। सस्पिशियस का मतलब डाउट होता है, आप डाउट में हो, आप श्योर नहीं हो, है ना। तो उन केसेस में क्या होगा, एक, तो स्मेल रैट का मीनिंग क्या होगा, कोई सस्पिशन में या एक बुरी डीलिंग को चेक करना। सपोज करो यहाँ पर ये होता है ना, टू सस्पेक्ट अ फाउल डीलिंग। फर्स्ट में स्मेल फाउल की प्लेस पर ये होता है ना, टू सस्पेक्ट अ फाउल डीलिंग, तो मैं इसके साथ जाता, कोई बुरे काम को सस्पेक्ट करता, समझ गए। अगर डी ऑप्शन ना होता और मेरे पास ये होता टू सस्पेक्ट अ फाउल डीलिंग, तो भाई मैं इसके साथ ही जाता।
अगर ए वैसे का वैसे होता तो इसका मीनिंग क्या है, एक गलत चीज को जज करना, चेक करना, एज्यूम करना कि कहीं ना कहीं गलत चीज हो रही है। बहुत इजी था, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या, 11th। अब यहाँ पर आपके पास ये बेनिफिट में है, इसमें क्या आपके पास पूरा सेंटेंस और आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब इसमें क्या है, देखो आपके पास सेंटेंस क्या है, राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड। अब देखो क्या है, राम बहुत कैलकुलेटिव है और हमेशा उसकी जो एक्स है ना वो ग्राइंड पे ही है। मतलब एक्स ग्राइंड का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पर ग्राइंड का मीनिंग तो होता है ग्राइंडिंग करना किसी की, है ना। इसको अगर मैं आपको एक मीनिंग बताना चाहूँ, एक्स का मीनिंग तो आपको बताइए ना, कुल्हाड़ी होता है ना, कुल्हाड़ी, ऐसी, समझ गए। अब इसमें क्या है, एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग आपको बोला गया कि एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग क्या होगा। अब एक्स को ग्राइंड तो नहीं करेंगे हम, एक्स को ग्राइंड कैसे करेंगे आप बताओ। ग्राइंडिंग तो, अब आप ये अगर मैं इसको बोलूँ, ग्राइंड की प्लेस पर कुछ देर के लिए आप क्या करो, इसको वर्क मान लो। एक वुड कटर है, वो क्या कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली एक्स को चला रहा है, काम पर लगाया हुआ है, उसने कॉन्टिन्यूसली काम पर लगाया हुआ है। तो उसमें क्या है, पर यहाँ पर एक हिडन मीनिंग क्या है वो यहाँ से समझना, वो ना काफी कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो काफी केयरफुल है, वो ना हर चीज, हर डिटेल को पूरा ध्यान देता है, जिसमें क्या हो वो पर्सन ना सोच समझ कर डिसीजंस ले। अब वो कैलकुलेटिव है, वो सोच समझ कर डिसीजन ले रहा है, तो वो किसके बेनिफिट में ले रहा है, वो अपने बेनिफिट में डिसीजन ही लेगा ना। अगर वो सोच समझ के कर रहा है तो वो अपने लिए जो उसको बेनिफिट दिखेगा वो वही करेगा। एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो ना अपना प्राइवेट एजेंडा लेके चलता है। मतलब उसको उस काम में, जो भी काम वो करना चाहता है, उसके अंदर ना उसका एक हिडन मोटिव भी है, जिसमें वो खुद का बेनिफिट सोचेगा, अपना फायदा देखेगा। तो हैज नो रिजल्ट, कोई फायदा ही नहीं। वर्क्स फॉर बोथ साइड्स, नहीं। हैज अ प्राइवेट एजेंडा, वही करेक्ट आंसर है। फेल टू अराउज इंटरेस्ट, अराउज का मतलब होता है जगाना, तो किसी में इंटरेस्ट जगाना, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। एक्स टू ग्राइंड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जब आपके पास अपना एक हिडन मोटिव हो, जो चीज आप अपने बेनिफिट में करवाना चाहते हो। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे देखें हमारे पास 12th में क्या। द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ ब्लैंक, ड्रू अ ब्लैंक। ये काफी इजी है, इसका मीनिंग आपको पता ही होगा, सॉरी, ये काफी इजी है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टू ड्रू अ ब्लैंक, ड्रॉ ए ब्लैंक, टू ड्रॉ ए ब्लैंक। अब इसका मीनिंग क्या होगा, सपोज करो, इसको ना हम दो मीनिंग से समझ सकते हैं। पहले एक गन का एग्जाम्पल लेते हैं, या हम क्या करते हैं, एक वैली एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ना वाटर ड्राइंग का केस कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो पुली लगी हुई है कहीं पर, इसके साथ एक बकेट बंधी हुई है, ठीक है। क्या है, अब आपने बकेट को बीच में डाला, क्या हुआ, किसी ना किसी वजह से किसी चीज के साथ अटक के ना इसका जो सारा पानी था ना वो वापस गिर गया। तो आपने क्या किया, आपने एक ब्लैंक निकाला ना। ब्लैंक का मीनिंग क्या हुआ, उसमें आपको कुछ मिला, उसमें आपको कुछ मिला। जब आपने ब्लैंक निकाला मतलब आपकी बकेट के अंदर पानी नहीं था, दैट मीन्स वो कैसी थी, वो एम्प्टी थी ना। मतलब आपको उसमें से कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, मतलब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, है ना, नो रिजल्ट वाली सेंस है। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा कि पुलिस उसको हर जगह ढूंढ रही थी पर उन्होंने एक ब्लैंक निकाला। ब्लैंक का मीनिंग क्या हुआ, उनको वो कहीं मिला ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। बहुत सिंपल सा था, आई होप आप इसका मीनिंग पढ़ के ही गेस कर पाए थे। देखिए कितना सिंपल है आपके पास ईडियम्स को गेस करना, अगर आप उनकी हेल्प ले लें एग्जैक्ट मीनिंग या एग्जाम्पल्स अपने माइंड में सोचते रहें। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स को सोचेंगे आपको आइडिया मिलता रहेगा। पुट हिम इन प्रिजन हो नहीं सकता था, अरेस्ट हिम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो अभी उसको ढूंढ रहे थे। टुक हिम टू कोर्ट वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो ढूंढ रहे थे। अगर मैं ऑप्शंस के साथ भी खेलता तो मुझे ये थ्री ऑप्शंस तो वैसे ही नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो उसको ढूंढ रहे थे। ड्रू अ ब्लैंक की प्लेस पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, केम अप विद नथिंग। मतलब वो उसको ढूंढ तो रहे थे पर उसको कुछ, उनको कुछ मिला ही नहीं, पुलिस को मिला ही नहीं वो। तो ड्रू अ ब्लैंक का मीनिंग केम अप विद नथिंग, मतलब वो एम्प्टी हैंडेड थे, मतलब उनको वो पर्सन मिला ही नहीं था। अगर वो मिला ही नहीं था तो बी सी डी ऑप्शन की तो कोई सेंस ही नहीं है। तो पॉइंटलेस था बी सी डी ऑप्शन को इवन चेक भी करना। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा केस था, है ना। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या, देखते हैं 13th में हमें क्या गिवन है। ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज
सरिता पुट हर फुट डाउन। मैरिज के इशू पर सरिता ने क्या किया, अपना फुट डाउन रखा। पहले यहाँ पर देख लो क्या है, इशू की बात हो रही है। इशू का मतलब सेंटेंस की सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम कैसी जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि इशू का मतलब ही परेशानी है। और शादी से परेशानी की बात है। सरिता पुट हर फुट डाउन, उसने अपना फीट नीचे लगा लिए। तो मीनिंग क्या है, अगर उसने अपने फीट नीचे लगा लिए मतलब वो कैसी हो गई, स्टेबल। क्या वो खड़ी हुई, क्या वो फर्म थी, क्या वो नीचे उतर आई, क्या वो तेज भागी। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं ऑप्शन से भी खेलना चाहूँ तो यहाँ पर बात हो रही है पुट हर फुट डाउन, उसने अपना पैर नीचे लगा लिया। दैट मीन्स बात नहीं है भागने की, पैर नीचे लगाने की है। गॉट डाउन, नीचे उतरी, सोच सकते हैं। स्टूड अप, खड़ी हुई, कोई सेंस। अब फुट डाउन है तो ऑब्वियसली खड़ी भी होगी, अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो खड़ी हो। क्या पता वो चेयर पर बैठी है और बैठे बैठे उसने अपना फुट नीचे लगा लिया, वो भी लग सकता है। तो स्टूड अप की तो सेंस नहीं है, तो दो ऑप्शन तो कट कर ही दो। बात आई है बी और सी की, तो इसमें भी देखो क्या यहाँ पर बात हो रही है फुट डाउन की, तो गॉट डाउन भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर तो बनेगा वॉज फॉर्म। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझोगे तो यही होगा, जब आप अपना फुट नीचे लगा रहे हो दैट मीन्स क्या हो, आप एडमेंट हो, अपने डिसीजन को लेकर स्ट्रिक्ट हो, आप अपने डिसीजन से बदलना ही नहीं चाहते। तो सेम केस यहाँ पर था, सरिता को मैरिज का इशू था, इसीलिए उसने क्या किया, अपना फुट डाउन रखा, मतलब वो फर्म थी, अड़ी गई वो। जिसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन। बहुत सिंपल सा था, आई होप आप इसका मीनिंग गेस कर पाए थे। चलिए आगे देखें हमारे पास अब 13th में क्या, सॉरी 14th में क्या। तो हिज इन्वेस्टमेंट हेल्प्ड हिम मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। मेक अ किलिंग, मेक अ किलिंग का मतलब क्या है, किल करना। कहाँ पर किल किया उसने, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में कैसी किलिंग होगी, अब आप बताओ, ये तो कॉमन सही है। लूज मनी क्विकली, प्लान ए मर्डर क्विकली, मर्डर समवन क्विकली, मेक मनी क्विकली, आप बताओ। उसके इन्वेस्टमेंट ने उसकी हेल्प की, हेल्प की तो वहां पर सेंस है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस है तो लूज मनी क्विकली तो होगा नहीं, है ना। मेक अ किलिंग, मेक अ किलिंग लिटरली कोई मर्डर तो वो कर नहीं रहा, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी। तो अगर मैं इसकी खाली ऑप्शन से भी हेल्प लेता तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर हेल्प की बात है, मीनिंग पॉजिटिव निकलेगा। ए बी सी की तो कोई सेंस ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर तो बनेगा डी ऑप्शन। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखना चाहते हो तो यहाँ से भी आप यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हो। स्टॉक मार्केट में वो किलिंग कर रहा है, अब लिटरली अगर वो किलिंग भी कर रहा होगा स्टॉक मार्केट में, तो किस चीज की करेगा, प्रॉफिट की ना, उसको प्रॉफिट बनेगा बहुत ज्यादा। प्रॉफिट बनेगा तो वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है मनी, बहुत ज्यादा मनी, बहुत ज्यादा मनी क्विकली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। ज्यादा सोचने का भी टाइम नहीं था इसमें, आपको ऑलरेडी मीनिंग पता चल रहा था। तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे देखिए हमारे पास 15th में क्या, देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टी। मतलब यहाँ पर अब कहने की कोई बात ही नहीं है, इसमें कुछ भला नहीं है कहने का कि जो कंट्री है वो ऑलरेडी डिफिकल्टीज में। तो यहाँ पर क्या होगा, इग्नोरिंग, देयर इज नो इग्नोरिंग द फैक्ट, हाइडिंग, देयर इज नो हाइडिंग द फैक्ट, फॉरगेटिंग, देयर इज नो फॉरगेटिंग द फैक्ट, या देयर इज नो डिनाइंग। आप बताइए क्या है। इग्नोर, आप किसी चीज को इग्नोर तब कर सकते हो जब आप फैक्ट को चेंज कर पाओ, देयर इज नो इग्नोरिंग द फैक्ट, नहीं। देयर इज नो गेन सेइंग का मीनिंग क्या होता है, देयर इज नो डिनाइंग। गेन सेइंग का मतलब आपके बेनिफिट में कोई बात, और यहाँ पर बात क्या है, आपके बेनिफिट में वो बात नहीं है, मतलब आप उस बात को झुगला नहीं सकते, दैट मीन्स आप उस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जो कंट्री है वो ऑलरेडी डिफिकल्टीज में है। तो इसका जो इजीएस्ट मीनिंग जो आपको लर्न करना है वो है इन डिनाइंग। तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, आपको इसमें कोई डाउट नहीं था, बहुत सिंपल सा मीनिंग था। चलिए आगे देखें हमारे पास 16th में क्या है, बहुत ईजी है मेरे पास आज के ये ईडियम्स और फ्रेजेस, आपको बहुत मजा आएगा इनको करने में। देखिए 16th में क्या, हिज स्पीच हैज टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल। उसकी स्पीच ने मेरी सेल्स में से विंड निकाल ली। सेल, सेल आपको पता है क्या होता है, बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, उनके साथ क्या होता है, सेल बंधी होती है, कुछ ऐसा दिखने में। सेल का क्या काम होता है, सेल का काम होता है कि वो ना, अब इसको जैसे भी समझना चाहो, ये विंड के थ्रू चलती हैं, जैसे जैसे विंड इनके साथ होगी ना तो क्या करती है, चद्दर सी होती है, विंड इसमें इकट्ठी होती है तो ये शिप को आगे मूव करवाती है। जनरली क्या करते हैं, जितनी भी शिप्स होती है ना, सेल्स वाली होती हैं, सेल बोट्स होती हैं, उसमें वो सेल को ना कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट करते रहते हैं, जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में लाते रहते हैं, ताकि ये अपनी मनपसंद डायरेक्शन में शिप को लेके जा सके। तो ये तो बात हुई सेल की। अब आपकी सेल में से क्या करना, विंड को चुरा लेना, आपकी सेल में से विंड को चुरा लेना, दैट मीन्स आप कैसे हो गए, आपकी जो सेल है उसके अंदर विंड नहीं है, मतलब आपकी बोट आगे मूव नहीं कर सकती, दैट मीन्स आप कैसे हैं, आप स्टिल है ना, रुके पड़े हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनइफेक्टिव,
उसने मेरी बात इनफेक्टिव कर दी। मेड मी डिप्रेस्ड, उसने मुझे डिप्रेस कर दिया। मेड मी थिंक फॉर द फ्यूचर, उसने मुझे फ्यूचर की थिंकिंग में मतलब फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। या मेड मी रिमेंबर माई पास्ट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मैंने आपको समझाया था, आप स्टिल हो, आगे मूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो आपके एक्शंस या वर्ड्स हैं वो आगे अब इनफेक्टिव हैं, आप कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो तो ए ऑप्शन ही है। मेड मी डिप्रेस की कोई सेंस नहीं है, मेड मी थिंक अबाउट फ्यूचर कोई सेंस ही नहीं है, मेड मी रिमेंबर माई पास्ट कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आप स्टिल हो। स्टिल का मतलब है कि एक ही प्लेस पर अटक गए हो, आप आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते। दैट मीन्स आपके जितने भी आने वाले एफर्ट्स हैं या जो वर्ड्स हैं अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला पर्सन तो अपनी बात पर अड़ चुका है। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग था, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, कोई डाउट नहीं है ना, बहुत सिंपल से थे आज के इडियम्स। चलिए आगे देखें हमारे पास 17 में क्या। There is no point in discussing the new project with him as he always pours cold water on my ideas। मतलब नए प्रोजेक्ट्स को उसके साथ डिस्कस करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, पोर्स कोल्ड वाटर ऑन माई आइडियाज। वो हमेशा मेरे आइडियाज पर ठंडा पानी डाल देता है। क्या आपको ठंडा पानी प्लीजेंट लगता है? सपोज करो आप सोए हुए हो, काफी देर से सोए हुए हो, कोई अगर आपके ऊपर पानी डाल दे, वो भी सर्दी के टाइम पर ठंडा पानी, तो आपको कैसा लगेगा? आप उस चीज को पसंद करोगे, मना करोगे, क्या करोगे? गुस्सा आएगा ना आपको, आप उसको मना करोगे तो क्या होगा? वो चीज़ को पसंद नहीं करोगे, ना पसंद होगी वो आपको, तो क्या होगा? पुट्स ऑफ, डिसलाइक्स, डिसअप्रूव्स ऑफ या पोस्टपोन्स। तो बताइए क्या होगा? पोस्टपोन तो होगा नहीं, वो क्या कर रहा है, कोल्ड वाटर डाल रहा है। कोल्ड वाटर डाल रहा है मतलब आपकी नींद खराब हुई, आप एकदम से उठ गए हो। दैट मीन्स वो आपकी जो करंट नींद थी वो रुक गई, आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। दैट मीन्स पोस्टपोन होने के तो चांस ही नहीं है। पुट्स ऑफ, पुट्स ऑफ का मतलब एंड करना एक सेंस में, डिसलाइक, डिसअप्रूव, तो क्या होगा? अब इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो तो यही है कि जब आप उससे प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं करोगे, दैट मीन्स क्या है, वो पहले से ये डिसाइड कर देते हैं कि जो भी आपके आइडियाज हैं वो उसको ना पसंद आएंगे, तो वो हमेशा क्या करते हैं, अपना डिसअप्रूवल शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी। डिसलाइक्स तो डिसलाइक्स ही होगा, पसंद नहीं करता। पुट्स ऑफ, उसको पसंद नहीं है, अलग कर देते हैं। पोस्टपोन तो पोस्टपोन करना, बट इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डिसअप्रूव्स ऑफ। मतलब वो हमेशा आपके आइडियाज को डिसअप्रूव करता है, अपना रिजेक्शन देता है। वो कभी भी अलाउ नहीं करते कि आप अपने आइडियाज को उस तक पहुंचा पाएं, उस तक उसका अप्रूवल ले पाएं। तो बहुत सिंपल सा था, आई होप आप इसका मीनिंग समझ गए थे। चलिए आगे देखें हमारे पास 18 में क्या। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हर पेरेंट्स सेड, शी वांटेड टू लेट हर हेयर डाउन दैट नाइट। रिगार्डलेस ऑफ हर पेरेंट्स सेड मतलब जो भी उसके पेरेंट्स कहें, उसके पेरेंट्स के कहने के बावजूद वो चाहती थी कि वो अपने हेयर को डाउन रखे उस रात। अब हेयर को डाउन कैसे रखेगी, वो सोच के बताओ, हेयर को डाउन कैसे रखेगी? यहाँ पर देखो ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। वॉश योर हेयर, हेयर डाउन की बात है, नहीं होगा। कॉम्ब योर हेयर, नहीं होगा। वर्क टिल लेट। अब सोचो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो रियली इंजॉय या वर्क टिल लेट। अब आप बताओ, अगर आप एक वर्किंग क्लास हो, सपोज करो कोई भी एक वर्किंग क्लास लेडी है, अब उसके पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडेबल तो होंगे कि अगर वो काम कर रही है तो काम में देरी तो हो सकती है ना? तो वो उस टाइप में तो ये नहीं कहेंगे ना कि तू अपना काम छोड़ के घर आ जा। जब उसको काम कंप्लीट करना है वो चीज़ तो अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर सेंस ये बन रही है कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं, है ना, डिसअप्रूव कर रहे हैं कि ये काम नहीं करना, तो वर्क की बात नहीं होगी। सपोज करो वो पार्टी मूड में, वो चाहती है कि रात को अपना एंजॉय करे बाहर, उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि नहीं तुमने नहीं करना, तुम टाइम से घर आओ, तो उस केस में क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, रियली एंजॉय बनेगा। समझ गए? तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं कि तुमने रात को देर रात तक बाहर नहीं रहना, बट वो चाहती है कि वो अपना एंजॉय करे, अपनी लाइफ जिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा, रियली एंजॉय। लेट हर हेयर डाउन, लेट हिज हेयर डाउन, मीनिंग टू रियली एंजॉय समथिंग। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा मीनिंग था। चलिए 19 में देखें, सेकंड लास्ट में हमारे पास आज क्या अवेलेबल है। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। यहीं से आपको पता चल गया एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, तो क्या होगा? आप पैनिक में हो गए, आप एक्साइटेड हो गए, आप नर्वस हो गए, एंग्री हो गए। धमाका होने से एंग्री कौन होता है? डर जाते हैं लोग। तो नर्वस, नर्वस तो तब होता है जब आप सिचुएशन को लेकर ना समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं। धमाका देखिए एक्साइटेड कौन होता है? कोई भी नहीं होता। तो अगर मैं ऑप्शंस की भी हेल्प लूँ तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ठीक। और जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन का मीनिंग क्या होता है? जब आप एकदम से कांप जाएं, डर के मारे आप कांप जाएं, आप पैनिक करने लग जाएं, इधर उधर होने लग जाएं, तो करेक्ट आंसर इसका ये बनेगा। ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल सा था। चलो आगे देखें हमारे पास अब नेक्स्ट में क्या है, लास्ट है हमारे पास आज के लिए इडियम, वो क्या है? शी डिड नॉट रियलाइज दैट द क्लेवर सेल्समैन वाज टेकिंग हर फॉर ए राइड। रिपीटेड है, बताने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, कि वो उसको ट्रैक कर रहा था, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया।
तो वही सेम मीनिंग था कि वो क्लेवर सेल्समैन उसको क्या कर रहा था, उसको ट्रिक कर रहा था वो सामान खरीदने के लिए, जबकि वो सामान खरीदना नहीं चाहती थी। बहुत सिंपल सा था। आई होप आपको आज के ईडियम्स बहुत एक्साइटिंग लगे, बहुत इंजॉय किया आपने इसमें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमें सेशन आगे और करें, बट आज के लिए इतना आप रिवाइज करिए, 20 ईडियम्स आपके लिए सफिशियंट है। ट्राई करिए आप और ईडियम्स खुद से भी ट्राई करें। मेरे पास अगला सेशन रहेगा, उसमें भी हम ईडियम्स ही करेंगे, तो डोंट वरी, हम ईडियम्स का सेशन आगे भी रखेंगे। बहुत इंजॉयबल सेशन है, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो अगर आपको मज़ा आया और यहाँ तक आपने देख ही लिया वीडियो को, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना कि आपको क्या सीखने को मिला, और ये भी बता देना कि आपको कितने आंसर्स ऑलरेडी पता थे और कितने आपके करेक्ट थे। ईडियम्स को करने का भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जितना हो सके मेहनत करिए। अगर कोई डाउट होता है तो पोस्ट करिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है ही है, वहाँ पर आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो, अपने क्वांट, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब कुछ वहाँ पर क्विजेज होते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लो। नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय फॉर नाउ।